सीक्वेंस की बात करते हैं। किसकी बात? सीक्वेंस की बात करते हैं। एक्चुअल में सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन का एक नया रूप है जिसको हम नाम दे रहे हैं सीक्वेंस। और सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस एक्चुअल में जैसे हमारे पास कोई मैपिंग दी जाती है, ठीक है, कोई हमारे पास क्या दी जाती है, मैपिंग। वो नेचुरल नंबर से किसी एस के लिए डिफाइन होता है और ये एस हमारा होता है सबसेट ऑफ आर, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर से एस में डिफाइन होता है और एस क्या होता है, सबसेट ऑफ आर होता है। तो अब नेचुरल नंबर में एक्चुअल में होता है क्या अपने पास, नेचुरल नंबर अपने पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो एस आपको मिलेगा वो एस क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा 1 से मिलेगा F1, 2 से मिलेगा F2, 3 से मिलेगा F3, 4 से मिलेगा F4, 5 से मिलेगा F5, 6 से मिलेगा F6। इस तरह से चलते चले जाओ, है ना। तो इस मैपिंग को हम नाम देते हैं क्या, इसमें ये जो कलेक्शन, ये जो सेट होता है, इसको नाम देते हैं क्या हम लोग, सीक्वेंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सीक्वेंस नाम देते हैं। बात समझे नहीं समझे? इसको रिप्रेजेंट किससे किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्शन से। किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्शन से। या फिर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, बहुत जगह तो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्शन से। बात समझे? एक्चुअल में सीक्वेंस हमारे पास क्या हुआ, तो एक्चुअल में सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब समझो, हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। बात समझे? इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस या फिर सीक्वेंस, सिंपली सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। बात समझे नहीं समझे? किस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं बात? कम आई? डेफिनेशन नहीं आई? फिर से समझो। अ सीक्वेंस ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ठीक है, ठीक है। इन विच डोमेन, इसका क्या होगा, फंक्शन है तो डोमेन पक्का होगा। इन विच डोमेन आपको क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा इसका, ठीक है। एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो सीक्वेंस है, इसी को हम रियल सीक्वेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रियल सीक्वेंस नाम देते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। जिसका डोमेन क्या होना चाहिए बेटा, नेचुरल नंबर। और याद रखना, डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन ही है भाई, फंक्शन है तो फंक्शन है। बात समझो, पर्टिकुलर एक फंक्शन है। बात समझो, तो फंक्शन में जो भी हमने रूल पढ़े हैं वो इसमें अप्लाइड हो सकते हैं, लेकिन इसके सारे रूल उन सभी फंक्शन में अप्लाइड होना जरूरी नहीं है। लेकिन फंक्शन में जो जनरल फंक्शन के लिए एक रूल बना होगा, तो ये भी एक फंक्शन है, तो जाहिर बात जो जनरल फंक्शन के लिए रूल बना है तो इसमें अप्लाई हो ही जाएगा ना भाई। नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसके रूल हैं वो उन सभी फंक्शन में अप्लाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक्चुअल में रियल सीक्वेंस क्या होता है, रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन। बात समझो, रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन जिसका डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर होता है और जिसका रेंज सबसेट होता है रियल नंबर। बात समझे? वही कहलाता है रियल सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस में नेचुरल नंबर आना इसलिए जरूरी क्योंकि काउंटिंग बेस, सीक्वेंस मतलब एक काउंटिंग बेस आप वर्क कर रहे हो। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां, एक काउंटिंग बेस काम कर रहे हो। इसलिए डोमेन उसका जरूरी है कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। बात समझे नहीं समझे? ठीक है। तो सीक्वेंस उसको हम नाम देते हैं। और सीक्वेंस जैसे हमने लिखा, तो इसको अगर हम इसको लिखें तो ऐसा लिखा जाएगा, F1 लिखा जाएगा, F2 लिखा जाएगा, ठीक है, F3 लिखा जाएगा, F4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? एंड सो ऑन, ऐसे लिखा गया, ठीक है।
एंड दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। नहीं समझ में ये बात आ गई? और सीक्वेंस हमेशा हमेशा इनफाइनाइट होता है, याद रखो, सीक्वेंस हमेशा हमेशा इनफाइनाइट होता है। बट इसकी रेंज की बात करूँ मैं, इस सीक्वेंस की रेंज की बात करूँ, रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करूँगा मैं जब, बात सुनना बेटा, तो वो हो सकता है फाइनाइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो फाइनाइट भी हो सकता है। बात समझना, रेंज ऑफ सीक्वेंस फाइनाइट हो सकता है, बट रेंज सॉरी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? हमेशा इनफाइनाइट। नोट पॉइंट इसमें लिख लेना कि सीक्वेंस भी ऑलवेज इनफाइनाइट, ठीक है, बट रेंज ऑफ सीक्वेंस में बी फाइनाइट। इसके नोटेशन में हमारे पास आता है, सपोज कर लीजिए इसको एक्शन से एफ से डिनोट कर देते हैं, या बहुत जगह इसको एफ एन से डिनोट कर देते हैं, बात समझो ऐसे, और बहुत जगह इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, एफ से सिंपली एफ से डिनोट कर देते हैं, बहुत जगह ऐसे डिनोट कर देते हैं एफ एन से, ठीक है, बहुत जगह इसको ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव, 1 से लेकर इन्फिनिटिव, और बहुत जगह इसको ऐसे डिनोट करते हैं एफ एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे यही लिखोगे ऐसे, है ना, ऐसे हो भी हो सकता है। तो ये अलग अलग नोटेशन है, एक्शन के रूप में लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, एफ एन के रूप में लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको ये अलग अलग तरीके से इनको नोटेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसा नोटेशन हमने सेट में भी देखा था, ऐसा नोटेशन सेट में देखा था। तो क्या सेट और सीक्वेंस क्या एक ही हुआ? क्वेश्चन मन में उठाना चाहिए कि सर सीक्वेंस और जो हमारे पास सेट बना, क्योंकि दोनों में आपने नोटेशन सेम दे दिए, ये भी एक सेट का ही नोटेशन हुआ, तो आपने सेट का नोटेशन और सीक्वेंस का नोटेशन दोनों सेम दे दिया। तो मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सेट और सीक्वेंस का सेम होता है, ये डिफरेंट होता है? ये डिफरेंट होता है तो उसमें क्या ऐसा है जो डिफरेंट इसको करता है, अलग अलग करता है, सीक्वेंस को अलग करता है और सेट को अलग करता है? तो हाँ बिल्कुल, सेट अलग है और सीक्वेंस अलग है। मैं यहाँ भले एक सेट का नोटेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, बट सेट अलग है और सीक्वेंस अलग है। बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमेशा मैं इस नोटेशन में लिखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको समझाऊंगा कि ये अलग क्यों है, ठीक है। जैसे हमने कोई सेट लिखा, समझना मेरी बात को, अगर मैं सेट लिखा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और दूसरा लिख दिया बी इज इक्वल टू 2 1 4 3 5, टर्म को इधर उधर कर दिया। तो हमने देखा जब हमने टर्म को इधर उधर किया, बेटा ध्यान समझना, तो इस सेट में क्या डिफरेंस आया? बताओ ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है? इक्वल हैं, क्योंकि सेट हैं तो ये क्या है आपस में इक्वल। इनके टर्म को इधर उधर करने से सेट में कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं देखता हूँ कि सेट में अगर मैं 1 1 1 1 1 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 1 1 एंड सो ऑन ऐसे लिख दिया, बात समझो, ऐसे लिख दिया, तो ये सेट एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? 1 1 1 1 एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में सेट क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल में ये 1 ही लिखा हुआ है, ये सेट में है, ऐसा है, ये किसमें है? सेट में है। तो ये सिंगलटन सेट बना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं सीक्वेंस की बात कर लेता, अब मैं चलो सीक्वेंस में तुम्हें समझा देता हूँ। अब किसी सीक्वेंस हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, और एक सेट लिख दिया हमने, एक मान लो एक सीक्वेंस मैंने लिख दिया, ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ये? और सीक्वेंस को ऐसे नोटेशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। और इसमें लिख दिया मैंने 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? बात समझो, दो सीक्वेंस तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। जैसे ये 2 तो यहाँ पे भी 2, पहले टर्म में 2 तो यहाँ पे भी पहले टर्म में 2 होना चाहिए, दूसरे टर्म में 3 तो यहाँ पे दूसरे टर्म में 3 होना चाहिए, तीसरे टर्म में यहाँ 4 है तो यहाँ तीसरे टर्म में 4 होना चाहिए था, और चौथे टर्म में बाकी तो सेम है, लेकिन यहाँ से देखो सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये सीक्वेंस आपस में इक्वल
नहीं है कि है नहीं है। अगर ये सीक्वेंस आपस में इक्वल नहीं है तो वी कैन नॉट से कि ये हमारे इक्वल हैं। अगर ये मान लो सेट होता, अगर ये सेट होता तो क्या इक्वल होते ही ना होते? तो ये पक्का इक्वल होते, क्योंकि वहाँ टर्म से मतलब नहीं है। वहाँ ये देखता है कि वो एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए और ये इसके एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, मतलब ये इसका सबसेट होना चाहिए और ये इसका सबसेट होना चाहिए, तो उसको हम इक्वल बोलते हैं। तो सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस समझ आया? आई थिंक बहुत डिफरेंस है। वो टर्म से मतलब नहीं रखता है, वो एलिमेंट से मतलब रखता है कि सेट में अंदर है या नहीं। लेकिन ये टर्म में ये खाली एलिमेंट से मतलब नहीं रखता कि हमारे अंदर हो या नहीं, तो ये भी रखता है कि आप किस टर्म में हो, फर्स्ट टर्म में हो, सेकेंड टर्म में हो, थर्ड टर्म में हो, फोर्थ टर्म में हो, इस तरीके से। तो सीक्वेंस में टर्म वाइज हम डिफाइन करते हैं, आप समझे? टर्म नहीं तो सीक्वेंस नहीं, टर्म है तो सीक्वेंस। टर्म की बात करेंगे तो सीक्वेंस, सेट वाला बदल गया सीक्वेंस में। भाई इनफाइनाइट तक लेकर चले गए, हमने टर्म ले लिया कि हम टर्म वाइज डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम सीक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं। और जब टर्म को यूज ही ना करें, हम सीधे एलिमेंट की बात करें, ये 1 2 इसमें तो 2 इसमें भी है, 4 इसमें 4 इसमें भी है, तो जाहिर सी बात हमने क्या डिस्कस कर दिया? सेट डिस्कस कर दिया, हमने फिर सीक्वेंस डिस्कस नहीं किया। डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि एक सीक्वेंस में जब आप डिफाइन करोगे तो आप टर्म बोलोगे, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है, एंड सो ऑन। तो आप इनका जो ऑर्डर है ना टर्म का, वो बिगाड़ने ना दो। अगर ये बिगाड़ दिया तो सीक्वेंस तुरंत न्यू वो सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। डाउट हो बताओ? एकदम अच्छे से क्लियर है ना? ठीक, तो इस बात को हमने समझ लिया। चलो अच्छा ठीक है, जब ये समझ में आ गया तो फिर मन में एक विचार आया कि सर यहाँ तो अगर सिंगलटन सेट आपने बोला था, अगर यहीं पे सीक्वेंस होता, यहाँ पे अगर ये क्या होता, सीक्वेंस होता 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस टाइप से लिखा होता, तो मैं इसको क्या नाम देता? तो मन में विचार आता, लेकिन आप इसको नाम क्या देते? पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसको नाम आप क्या देते? तो हमारे पास 1 1 1 1 एंड सो ऑन, इसको क्या नाम देते हैं? हाँ नहीं है सीक्वेंस। क्या इसको जैसे सिंगलटन सेट नाम दिया हमने, एक सिंगल 1 लिख दिया, तो क्या मैं इसको सिंगल 1 लिख सकता हूँ? मेरा प्रश्न ये है। अरे सेट में नहीं है भाई, सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, तो सीक्वेंस है तो इसको मतलब हम ये नहीं लिख सकते, इसमें लिख सकते लेकिन इसमें नहीं लिख सकते, बिकॉज ये क्या है? सीक्वेंस है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का आया? डाउट है? क्लियर ना एकदम A to Z? ठीक है, तो ये चीज़ मेरे सामने निकल के आती है इसमें। ठीक है बेटा? तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या कहता है? समझो, रेंज ऑफ सीक्वेंस का मतलब समझो। सीक्वेंस के जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको एक सेट में लिख दो, खाली किसमें लिख दो? सेट में। बस नहीं समझे? तो उसका क्या बन जाएगा भाई? एक्चुअल में सीक्वेंस में क्या लिखा हुआ है? ये पहले नंबर का इमेज है। बात समझो, नेचुरल नंबर को 1 डाला होगा तो इमेज मिला F1, नेचुरल नंबर का 2 डाला तो मिला F2, ये डाला F3, ये डाला। एक्चुअल में ये है क्या? इमेजेस हैं। क्या है? इमेजेस। तो ये इमेज का कलेक्शन है मेरे सामने क्या है? एक्चुअल में इमेज का कलेक्शन। ये बता रहा है कि पहले टर्म का इमेज है, ये दूसरे का इमेज है, ये तीसरे का इमेज है, ये चौथे का इमेज है, एंड सो ऑन। अब मेरे सामने एक प्रश्न आ जाता है, मैं जब रेंज की बात करूंगा तो रेंज कैसे डिफाइन होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, द कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, रेंज वही होता है। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस में क्या होगा? तो रेंज ऑफ सीक्वेंस में भी आप वैसे डिफाइन करोगे। बात समझे? तो इमेजेस का क्या लोगे? कलेक्शन लोगे। जब इमेजेस का आप कलेक्शन लोगे तो एक्चुअल में आपको क्या मिलेगा? एक सेट मिल जाएगा। वो फिर एक सीक्वेंस नहीं रह जाएगा, वो क्या मिल जाएगा? एक सेट मिल जाएगा। तो जब भी आप रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करोगे तो क्या सीक्वेंस रह जाएगा? नॉट, वो सीक्वेंस, दिस इज अ सेट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने अभी सेट लिखा, सीक्वेंस लिखा था, इस सीक्वेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो गलत नहीं होगा, 1 1 1 1, क्योंकि मैं सीक्वेंस को ऐसे रिनोटेशन देने वाला हूँ, राइट? तो इसका रेंज क्या है बेटा? तो रेंज ऑफ सीक्वेंस की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ सीक्वेंस की अगर हम बात करें, वो क्या है? तो वो है इसमें ओनली 1। बात समझ में आएगी? ये क्या है? इनफाइनाइट है। ये क्या है? इनफाइनाइट है। ये क्या है? फाइनाइट। इसलिए मैंने अपने एक नोट पॉइंट में बताया कि रेंज, सॉरी, जो आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस बी ऑलवेज इनफाइनाइट बट रेंज में बी फाइनाइट।
वो फाइनाइट भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हारे सामने। कोई डाउट हो बताओ। जैसे एक सीक्वेंस और ले लेते हैं हम, 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 एंड सो ऑन। ये क्या है? सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस बताओ क्या होगा? होगा 0 और 2, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। डाउट हो बताओ, पक्का क्लियर है? ठीक। तो मेरे पास कुछ जनरल क्या आएंगे, सीक्वेंस आएंगे, और उन जनरल सीक्वेंस हम लोग करेंगे क्या, उनके टर्म को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद उनकी रेंज को डिफाइन करेंगे। रेंज ऑफ सीक्वेंस भी हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया? आया? और एक चीज़ और है, ये इसमें देखो, ध्यान से देखो, तो डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। 0 2 0 2 0 2 आया, हम चाहते हैं तो पूरा 0 2 0 2 0 2 0 2 लिख देते, लेकिन वो डिस्टिंक्ट ना रहते। तो हमने जो इसमें कलेक्शन लिया है वो डिस्टिंक्ट इमेजेस का लिया है। कैसा लिया है? डिस्टिंक्ट इमेजेस। इमेजेस हैं लेकिन डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए ना। तो 0 0 10 बार आ रहा है तो हम उसको 10 बार नहीं लिखेंगे, हम उसको एक ही बार लिखेंगे। 2 10 बार आया मान लो तो उसको 10 बार नहीं लिखेंगे, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो जो रेंज ऑफ सीक्वेंस कहता है वो कहता है द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस। अब डिस्टेंस इमेजेस क्या है? डिस्टेंस इमेजेस के लिए टर्म है, हमने बताया ये सब क्या है? टर्म है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रेंज ऑफ सीक्वेंस इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। डिस्टिंक्ट टर्म्स, बस समझना, मैंने इमेज को हटा दिया, एक्चुअली मैं अलग अलग सेंस से बात कर रहा हूँ मैं। डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस, ऐसा भी बोल सकता हूँ। अरे नहीं समझना आया? बात समझना मेरे। कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब हुआ सेट आ गया, कलेक्शन ऑफ सेट आ गया। किसका कलेक्शन? सीक्वेंस का। ना 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 ना, सीक्वेंस का कलेक्शन नहीं ले रहा हूँ, सीक्वेंस के अंदर जो इमेजेस हैं या जो टर्म हैं उनका कलेक्शन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस के टर्म का कलेक्शन है ना। तो मैं बोल रहा हूँ द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस। नोट कर लो, नोट करना हो तो डेफिनेशन भी नोट कर लो, ठीक है। उसको हमें ब्रेक करना होगा अप्रॉक्स 5th टर्म तक। कितने टर्म तक? हाँ, लगभग 5 टर्म तो तक ब्रेक ही करो यार उसको। आप ब्रेक करो, आगे तक ब्रेक कर सकते हो, लेकिन लगभग 5, क्योंकि हमें किसी भी सीक्वेंस का नेचर आगे देखना होगा तो कम से कम 5 टर्म तक तो हमें उसको ब्रेक करके ही ट्रिक करने वाले हैं। तो किसी सीक्वेंस का टर्म ब्रेक करना हमें आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमें चेक करना है उसका रेंज ऑफ सीक्वेंस। सभी के नहीं चेक करना है, लेकिन कुछ का तो चेक करना सीख ही लें, है ना। तो जैसे हमने पहला ले लिया, पहला सीक्वेंस मेरे पास है -1 की पावर n। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ये। सीक्वेंस तुम्हें याद रखने हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को अगर हम गलत साबित करें तो हमें सीक्वेंस यानी हमें एग्जाम्पल से याद होने चाहिए, तभी तो हम सोचेंगे कि हाँ ये इस एग्जाम्पल से याद डिस्कार्ट हो रहा है, हाँ ये इस एग्जाम्पल डिस्कार्ट हो रहा है ना। चीज़ें गलत करने में तभी मज़ा आएगा जब हमें क्या होंगे? एग्जाम्पल से याद होंगे। एग्जाम्पल्स मतलब वो एक सीक्वेंस सीधे हमें याद होंगे, है ना। तो इनको सीधे तुम्हें याद रखने हैं बेटा, ठीक है। जैसे पहला सीक्वेंस मैंने लिया -1 की पावर n। क्या ले लिया मैंने? -1 की पावर n, पहला सीक्वेंस हमारे पास है। तो पहला सीक्वेंस बताओ क्या होगा? रखना n बराबर हमेशा 1 2 3। हाँ, तो जो n होगा वो हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा एक सीक्वेंस है। चलो बताइए, +1 -1 +1 -1 +1, बात समझे नहीं समझे? +1 एंड सो। तो ये मुझे मिल गया सीक्वेंस। क्लियर है? ये कैसा सीक्वेंस है? रियल सीक्वेंस है, ये मुझे मिल गया। अब मैं इसकी रेंज की बात करूंगा तो रेंज क्या मुझे मिला? रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या मिला भाई आपको? -1 और +1। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। अगला सीक्वेंस हमारे पास आता है -1 की पावर n अपॉन n। चलो इसको डिफाइन करो, दूसरा सीक्वेंस है तुम्हारे सामने। -1/1, अगला +1/2, -1/3, +1/4, -1/5, +1/6, है ना, एंड सो ऑन। इसका रेंज भी यही हो जाएगा। डिस्टिंक्ट है सारे डिस्टिंक्ट है, तो रेंज में खाई सेट में लिख देना। लिख पाओगे ना भाई? लिख पाओगे ना?
तो डिस्टिंक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा वही लिख लेना। तो इसका रेंज कैसा हुआ है एक्चुअल में, इसका रेंज कैसा हुआ है इसका, हाँ एक्चुअल में इसका रेंज इनफाइनाइट हुआ और इसका रेंज क्या हुआ, फाइनाइट। तो एक्चुअल में ये क्या है, फाइनाइट रेंज देखा जाए तो जो सीक्वेंस है विथ फाइनाइट रेंज है इनफिनिटी सीक्वेंस, लेकिन रेंज कैसा है उसका, फाइनाइट। ये सीक्वेंस कैसा है, इनफिनाइट है, सीक्वेंस इनफिनाइट होते ही हैं, रेंज कैसा है, इनफिनाइट है। तो इनफिनाइट रेंज का सीक्वेंस हमारे सामने ये रखा हुआ है और फाइनाइट रेंज का सीक्वेंस हमारे सामने ये रखा हुआ है। हम ये भी बोल भी सकते हैं ये जो सीक्वेंस है विद रेंज ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस है ना, ये फाइनाइट रेंज का सीक्वेंस है और ये क्या है, विद इनफिनाइट रेंज। ये जो सीक्वेंस है विद इनफिनाइट रेंज, क्योंकि इसका रेंज होगा इनफिनाइट होगा। नहीं समझे क्या बात आ गई। चलो अगला मैं आपको बताता हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको याद रखो। सीधे 1/n का बोलो, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफिनाइट है, समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगला हमारे पास आ जाता है 1 + -1 की पावर n को तोड़ो, है ना, इसको तोड़ो, इसको बताओ 0 2 0 2 0 2 0 2 यही है। ठीक है, फिर तो नंबर देखो। अब जैसे मान लीजिए मैंने तुम्हें दिया 1 + -1 की पावर n/n, ये दे दिया, इसको तोड़ो, क्या आएगा, 0 3/2 2/3 3/4। गलत है तो बताओ सही क्या है, 5/4 4/5 एंड सो ऑन। कुछ नहीं करना है, n = 1 2 3 रखते चले जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। ठीक ना, ठीक है। 6 नंबर आपको बताना है, जैसे मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, यहाँ तो नोट करो, कोई डाउट बताओ। एक्चुअल में इसको मैं an नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, an। तो अगर मैं ऐसा ना लिखकर, अगर मैं ऐसा लिख दूँ an = कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, सुना नहीं आ रहा है। अगर मैं an = ऐसे करके दूँ कोई दिक्कत, ठीक है, तो मैं an = लिखूंगा ना, समझ में आ रहा है ना, तो n = लिख दूंगा 2 और n यहाँ पर लिखूंगा 2 और n = 1 के लिए, और यह प्राइम जो भी रहे 1 या फिर प्राइम नंबर, उसके लिए हमारे पास 2, उसके लिए हमारे पास 2, और अदर के लिए हमारे पास n। अब बताओ इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 एक प्राइम है तो 2 के लिए क्या आएगा 2, 3 एक प्राइम है, 3 के लिए क्या आएगा 2, 4 प्राइम नहीं है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 रखो, 5 के लिए क्या आएगा, प्राइम है तो 2, 6 के लिए क्या आएगा 6, 7 के लिए 2, 8 के लिए 8 आएगा, 9 के लिए 9 आएगा, 10 के लिए 10 आएगा, 11 के लिए 2 आएगा एंड सो ऑन। मेरी बात समझे नहीं समझे। अच्छा बताओ इसका रेंज क्या हुआ, फाइनाइट या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेंज का है सीक्वेंस, है ना। तो हर टाइप के तुम्हें सीक्वेंस मिलेगा इसमें, इतना नोट करो, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखो ये सीक्वेंस हमसे क्या कहता है, ये सीक्वेंस, पहले हर एक सीक्वेंस को हमने समझा, इस सीक्वेंस के जनरल टर्म हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट आई थिंक जितने मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, सभी इस्तेमाल करेंगे, सब यूज करेंगे क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, ये भी एक अच्छा हमारे पास सीक्वेंस है, इसको समझेंगे कैसे, समझना। जैसे मेरे पास ये सीक्वेंस है, इसको पहले ब्रेक करो, एक्चुअली में इसका टर्म पहले निकालो। राइट, इसके टर्म निकालो क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं टर्म से ही डिस्कस कर पाएंगे हम लोग, ज़्यादातर सीक्वेंस को टर्म से डिस्कस करेंगे। राइट, तो बताइए टर्म क्या होंगे इसके। तो पहले मैंने 1 डाला तो भी क्या मिलेगा 2, प्राइम नंबर डालेंगे तो भी क्या मिलेगा 2, 1 के लिए 2, 2 के लिए 2, 3 के लिए 2। अब आया हमारे पास 4, और 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम तो है नहीं। अब इसमें आ जाओ, अब 4 आया मेरे पास, क्या आया 4। ठीक है, अब तुम्हें ये सोचना है कि इनमें से p एक कम से कम p, छोटा से छोटा p बताओ
जो n को डिवाइड कर पाए, जो n को क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। कौन है वो? तो 4 को कौन डिवाइड कर पाएगा? 2। तो 2 लिखेंगे। बात समझ आई नहीं आई? चलो अगला बताओ मुझे। अगला मान लो हमने लिया 5, अब 5 प्राइम आ गया इसलिए 2 लिखेंगे। बात समझना। फिर अगला मैंने लिया 6, समझो। फिर अगला क्या लिया मैंने? फिर अगला क्या लिया मैंने? 8। अब लग रहा होगा कि यहाँ पे केवल 2 2 मिलने वाले हैं, लेकिन ना, आगे बढ़ो। जब तक सीक्वेंस के नेचर को समझना है तो सीक्वेंस को पूरा फिल करो। 8 तक तो 2 मिला, 9 में क्या मिलेगा बताओ? 9 में क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मैं यही तुम्हें समझा रहा हूँ। 3 प्राइम, 3 की एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अगला 10 में क्या मिलेगा? 2। 11 में क्या मिलेगा? 2। 12 में क्या मिलेगा? 2। ठीक है, 2। और उसके बाद 13 में क्या मिलेगा? 2। 14 में क्या मिलेगा? 2। और 15 में क्या मिलेगा? फिर 3 मिलेगा। बात समझे नहीं समझे? तो आई थिंक फील हो गया होगा। एंड सो ऑन लगा दो बेटा। कम आया? तो है सीक्वेंस बढ़िया, बेहतरीन सीक्वेंस है। लेकिन इसमें टर्म में क्या मिलेंगे? अगर मैं इसका रेंज लिखूंगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। और इसके अलावा क्या मिलेगा? 4 कहाँ मिलेगा? और बताओ इसके अलावा क्या मिल सकता है? 2 3 के अलावा क्या मिल सकता है? हाँ, 5 तो मिलेगा 25 में। 49 में 7 मिल जाएगा। कहीं ना कहीं तुम्हें 2 3 ओनली प्राइम नंबर मिलेंगे इसके रेंज। 2 3 है ना, 5 7, आगे 11 भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 121 में। 11 में नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आपको जितने प्राइम नंबर रहेंगे रेंज में केवल प्राइम नंबर आएगा। बात समझो। अभी मैं सुना केवल 2 3 मिलेगा ना। 9 में 3 दिया, इस तरह 25 में 5 देगा, समझे? इस तरह 49 में 7 देगा, है ना? सेकंड समझ आया? चलो आगे आओ। an + 1 इक्वल टू an + an - 1। फर्स्ट टर्म इसका 1, सेकेंड टर्म इसका 1। n कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्रेटर आर इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, चलो रखिए इसमें 2 रखिए पहला, तो थर्ड हो जाएगा। 2 रखो और ये 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 हो जाएगा। ये 4 में कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अब? 3 1 2 1 3, फिर 3 1। इस तरह नहीं समझे? ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे देखो भाई, इसमें मैंने 3 रखा। 3 1 कितना हुआ? 4। 3 और 3 में 1 जाएगा 2। अब a3 की वैल्यू कितनी आई? 2। a2 वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना आ जाएगा? 3। a5 बताओ कितना आएगा? a4, a3 बताओ कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? पक्का? डाउट है? क्लियर? अरे जोड़ेंगे तो भाई इन दोनों को 5 हो जाएगा। अगला है, जैसे इसको बताना था इन दोनों को जोड़ा, तो अगला बताना होगा इन दोनों को जोड़ेंगे, अगला बताना होगा फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। इस तरीके से करते जाएंगे। ठीक है ना बेटा? नहीं समझ में क्या बात? तो देखो कैसे बताना है। तो मेरे पास जो सीक्वेंस होगा वो an होगा। पहला दो तो 6 है, 1 1। अब इन दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 2, इन दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 3, इन दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 5। 5 ही तो आया था। और 5 में इसको जोड़ेंगे तो कितना है? 8। फिर इन दोनों जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इन दोनों जोड़ेंगे तो 21 आएगा। इन दोनों जोड़ेंगे तो हाँ 34। फिर इस तरह जोड़ते हुए चले जाओ, सीक्वेंस बनता चला जाएगा। इस सीक्वेंस को नाम देते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस। a1 और a2 आर गिवन। ये क्या है? मेरे पास गिवन है। अब गिवन होने का मतलब हुआ इसकी वैल्यू तुम्हें दे देगा क्वेश्चन। a1 की वैल्यू मान लो 2 दे दिया, a2 वैल्यू मान लो 3 दे दिया। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे दे देगा, और जो वैल्यू देगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, चलते जाएंगे और वैल्यू आगे रखते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। कर पाओगे वाला? इसको आओ, वेयर एन a1 इक्वल टू 0, यहाँ पे a1 इक्वल टू क्या है 0, तो 2 से स्टार्ट करो, 1 पहले 1 रखो, 1 रखो तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 रखेंगे, a1 की वैल्यू 0, क्या मिल जाएगा √2, पहला मिला 0 फिर मिला √2। अब मैंने रखा इसमें कितना √2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस √2 मिलेगा। अगला क्या मिलेगा 2 प्लस √2 प्लस √2 मिलेगा। नहीं समझे क्या बात आ गई? और एंड सो ऑन करते हुए चले जाओ। ये है सीक्वेंस का नेचर। कोई डाउट हो बताओ। अच्छा इसका है, मैं इसको रब कर दूं और इस वाले का क्या करना है, इस वाले के टर्म लिखने हैं 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/n के टर्म लिखने हैं। देखो कैसे लिखते हैं, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक बेटा। चलो तो मेरे पास सीक्वेंस है an = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1 एंड सो ऑन + 1/n। तो मेरे पास बताओ फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म इसका 1 होगा। सेकेंड टर्म इसका क्या होगा, तो देखो फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा, देखो सीक्वेंस अगर ऐसे लिखोगे तो इसका फर्स्ट टर्म होगा 1 और सेकेंड टर्म इसका क्या होगा ना, सेकेंड टर्म होगा 1 + 1/2। थर्ड टर्म क्या होगा इसका 1 + 1/2 + 1/3। फोर्थ टर्म क्या होगा इसका 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। फिफ्थ टर्म क्या होगा इसका 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। इस तरीके से करना है। नहीं समझना है क्या बात आ गई? और इस तरीके से आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे। कोई डाउट? तो ये है सीक्वेंस को लिखने का तरीका। लास्ट सीक्वेंस मैंने जो लिखा ये भी बहुत आसान है, इसको लिख के देखिए। बोल रहा है लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर n, 3 की पावर n का लास्ट डिजिट क्या होगा। जैसे मैं 3 की पावर 1 रखूँ तो 3 आया, 3 की पावर 2 रखूँ 9 आया, 3 की पावर 3 रखूँ 27, लेकिन 27 नहीं लिखना है, लास्ट डिजिट रखना है, यानी कि 7 आया। 3 की पावर 4 रखूँ 1 आया, 3 पर फिर आगे 5 रखूँ फिर 3 आएगा। इसका मतलब 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1। अब मुझे बताइए कैसा सीक्वेंस है, फाइनाइट रेंज का सीक्वेंस है, इनफाइनाइट रेंज का सीक्वेंस है। फाइनाइट रेंज का सीक्वेंस है, इनफाइनाइट रेंज का सीक्वेंस है, बताओ। फाइनाइट रेंज यार, फाइनाइट रेंज का सीक्वेंस है ये। इसका रेंज क्या है 1 3 7 9, बस हो गया। तो फाइनाइट रेंज के सीक्वेंस है तुम्हारे सामने, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से मुझे सीक्वेंस में टर्म को डिवाइड करना होता है, इस तरीके से मुझे टर्म को डिस्कस करना होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बहुत ही बेसिक बात करूँगा। एक सीक्वेंस को मैं बाउंडेड कब कह सकता हूँ? अभी हमने रेंज निकालना सीखा, रेंज ऑफ सीक्वेंस निकालना सीखा, तो इस सीक्वेंस को बाउंडेड मैं तभी कह सकता हूँ। एक तो बहुत तरीके हैं सीक्वेंस को बाउंडेड कहने के, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, सीक्वेंस लिखा मैंने, उसको मैं उसका नेचर चेक करना है ये बाउंडेड है या नहीं, तो उसका रेंज निकाल लिया। रेंज निकाला जो कि क्या है सेट है, और सेट में हमने सीख रखा है कि सेट मेरा कैसे बाउंडेड होता है, हमने सीख रखा है कि बाउंडेड अबव बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो अगर एग्जिस्ट हो जाए तो सेट क्या होता है बाउंडेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सीक्वेंस को अगर मैं बाउंडेड दिखाना चाहता हूं तो उसका जो रेंज है, जो कि सेट है, जो रेंज है रेंज ऑफ सीक्वेंस, जो कि ऑलरेडी वो सेट है, अगर वो बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी मेरा क्या होगा बाउंडेड होगा। नहीं समझने बात आ गई? यानी कि उसका रेंज ऑफ सीक्वेंस जो आएगा जो कि एक सेट है, अगर मैं उसको बाउंडेड दिखा देता हूं देन वी कैन से गिवन सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड। नहीं समझे क्या बात? बहुत आसान है। अब मुझसे अगर कोई बात पूछे कि सर सेट को हम कैसे बाउंडेड दिखाएं, तो यार ये बहुत गलत बात होगा, क्योंकि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेट को हम कैसे बाउंडेड दिखाएं। एक रियल नंबर एग्जिस्ट करा दो, ठीक है, इस सेट के सारे मेंबर क्या हो
छोटे हो तो वो अपर बाउंड बन जाता है। एक रियल नंबर ऐसा जिस करा दो जिस सेट के सारे मेंबर क्या हो, बड़े हो, क्या बन जाता है, लोअर बाउंड बन जाता है। अपर बाउंड लोअर बाउंड तो अगर मिल रहे हैं मतलब बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है। अगर बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो दोनों है इसका मतलब सेट क्या होगा, बाउंडेड होगा। नहीं समझेगा आगे। नहीं, सीक्वेंस का हर एक टर्म उससे क्या हो जाए, छोटा हो जाए, इससे हर एक टर्म क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। यही तो निकल के आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा क्या कहलाएगा, बाउंडेड। नहीं समझ बात आगे। तो ये बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। बाउंडेड आई थिंक ना कराए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाउंडेड ना कराएं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, कि बाउंडेड हम सेट में क्लियर ही कर चुके हैं और भी हमने बता दिया कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। चलो मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि हमने दे दिया 1/n। क्या दे दिया मैंने, 1/n। तो क्या लिखोगे, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड सो ऑन। बात को समझना। तो मेरे पास जैसे ये है और अगर मैं इसका रेंज निकालूं तो रेंज आई थिंक यही आएगा। रेंज क्या आएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड सो ऑन। बोलो कोई दिक्कत। अब हमें देखो हमें चाहिए क्या, तो अपर में मुझे मिल गया 1, क्योंकि 1 से सारे क्या हैं, छोटे ही छोटे हैं या बराबर हैं। तो सेट के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, सेट के जितने भी मेंबर हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे क्या 1 से छोटे हैं। फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बात समझे, समझे। अब चाहे सीक्वेंस के टर्म से समझा दो या फिर आप ऐसे बता दो। इसको अगर ऐसे नोटेशन दे दिया मैंने, ठीक है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s ऐसा भी बता दो। भाई हमने एक रियल नंबर रजिस्ट करा दिया, बात समझो, हमने एक रियल नंबर रजिस्ट करा दिया जिससे सेट के सारे मेंबर क्या हैं, ये तो छोटे हैं, ये तो क्या हैं, बराबर हैं। बात समझो। तो वो क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। ये है गया अपर बाउंड, है ना। या फिर बाउंडेड क्या बोल दो, इसको ऐसे लिखो, बाउंडेड एबव बोलो बाय 1, हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने उठाया, ये देखा हमने कि जीरो, ध्यान सुनो, जीरो से सारे क्या हैं, बड़े ही हैं, छोटा नहीं है कोई, है ना। जीरो बल्कि इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जीरो से सारे क्या हैं, बड़े ही हैं, मतलब बड़े ही हैं, छोटा तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब जीरो जो बन रहा है वो लोअर बाउंड बन रहा है इस सेट का। बात समझे नहीं समझे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, कोई डाउट। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, बाय 0 हो गया। अगर बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव दोनों है तो हम क्या कह सकते हैं, से बाउंडेड है। अगर ये सेट बाउंडेड है तो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा। आप चाहो तो सीक्वेंस के टर्म वाइज डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सेट थ्योरी तुमने सीख रखी है तो सेट से रेंज बना लो। और जैसे हमने लिखा होता -1 की पावर n, लिखा होता -1 की पावर n, ऐसे लिखा होता। इसका मतलब क्या हुआ, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। मेरी बात को समझो, -1 + 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो रेंज क्या आएगा इसका, रेंज सेट क्या आएगा, -1 और +1। सीधे लग रहा है बाउंडेड है कि नहीं है। फाइनाइट सेट, हमने क्या बताया था, फाइनाइट सेट क्या है, तो जितने भी फाइनाइट रेंज वाले थे तो ऑलरेडी बाउंडेड हैं। जितने फाइनाइट रेंज वाले हैं वो ऑलरेडी बाउंडेड, उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है पहली बात तो। और जो इनफिनाइट रेंज वाले हैं उनको चेक करो कि वो बाउंडेड हैं, बाउंडेड एबव रखता है। देखो एक चीज़ तो है, वो बाउंडेड एबव या बाउंडेड बिलो में तो एक तो पक्का रख लेगा क्योंकि सीक्वेंस है। लेकिन कभी कभी नहीं भी रखेगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमेशा ही रखेगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रख लेता अधिकतर, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद रखना कि हर एक इनफाइनाइट जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड वैसे जरूरी नहीं है, उसके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए क्या है, हमें अपर बाउंड लोअर बाउंड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ढूंढ ले गए, अपर बाउंड भी ढूंढ ले गए, लोअर बाउंड ढूंढ ले गए, इसका मतलब बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अगर दोनों मिल गया तो बाउंडेड है। कोई डाउट, समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऐसे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। पहले इसके क्वेश्चन लगाना चाहोगे ना, ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम कल डिस्कस करेंगे और अच्छे डिस्कस करेंगे, है ना। इस पर फिर क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो क्लियर है ना। बात करने वाले हैं लिमिट
ऑफ अ सेक्वेंस, या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं जिनकी लिमिट हम वो निकाल सकते हैं, इन वो सारे सारे क्या हुए, जिसकी लिमिट आप निकाल सकते हो ये जान लो वो कन्वर्जेंट है, बस समझो, ठीक है। जिसकी लिमिट आप निकाल सकते हो क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट है। तो ऑलरेडी जितने अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखे फंक्शन जिनका हमने लिमिट निकाला था अभी तक, ठीक है, इन पास्ट, तो याद रखो सारे सारे फंक्शन जो हमारे थे जिसके हमने लिमिट फाइंड आउट कर लिया, तो वो सारे क्या थे हमारे पास, कन्वर्जेंट थे। तो हमारे पास भी ऐसे सीक्वेंस कुछ रहेंगे जिसके हमारे पास कुछ लिमिट रहेगी, ठीक है ना, जिसकी लिमिट मिल जाए, जिसकी कोई ना कोई लिमिट मिल जाए, जिसका कोई ना कोई कन्वर्ज पॉइंट मिल जाए वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा, और जिसकी कोई लिमिट ना मिले वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर। कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ, अगर आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओ सीक्वेंस में, तो टर्म वाइज है ना, तो आपके कुछ टर्म के बाद, मतलब फाइनाइट टर्म मान लो, शुरुआत के कुछ टर्म तो ऐसे थे अपना बिहेवियर इधर उधर दिखा रहे थे, लेकिन कुछ टर्म के बाद ऐसा हुआ कि सारे सारे पॉइंट एक पॉइंट की ओर क्या होने लगे, टेंस्ट होने लगे, ठीक है, अप्रोच करने लगे। तो उस पॉइंट, अब वो जो पॉइंट की ओर अप्रोच करें वो पॉइंट कहलाता है कन्वर्ज पॉइंट, यानी कि वही कहलाता है लिमिट। नहीं सुना है क्या बात आ गई। तो एक्चुअल में हमने क्या बताया, हमने बताया कि कुछ हो सकता है कि सीक्वेंस के पहले के कुछ मेंबर ऐसे हो सकता है कि मेरे पास जो सीक्वेंस हो x1 x2 x3, ठीक है, x4 एंड सो ऑन, ठीक है, x5 मान लो, यहाँ पे x5 है, यहाँ पे मान लो x6 है, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसा। तो मान लो शुरुआत के कुछ टर्म में ऐसा रहा हो कि उसका बिहेवियर मतलब इधर उधर, मान लो हो सकता है कि अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे मिल गया हो ना, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद ऐसा हो गया कि वो सारे के सारे पॉइंट किसी एक पॉइंट की ओर क्या करने लगे, कन्वर्ज करने लगे, कुछ टर्म के बाद, है ना, बात समझे नहीं समझे। तो कुछ टर्म के बाद ऐसा हुआ कि भाई आपके वो सारे सारे पॉइंट जो भी हो सीक्वेंस के वो एक ही पॉइंट की ओर कन्वर्ज करने लगे, तो हमने कह दिया तो कैसा होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। नहीं समझे बात, तो हमने कह दिया कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। कैसे समझेंगे इस बात को, जैसे मान लीजिए हमने कहा लेट अ रियल सीक्वेंस एक्शन इज, ठीक है, इज कन्वर्ज टू एल, ठीक है, और एल जो होगा वो कहाँ होगा, रियल नंबर में होगा, ठीक है। इफ फॉर ऑल, अब ये रियल को सीक्वेंस हमने लेट किया और जो कि कन्वर्ट कर रहा है कहाँ पर, एल पर। अब एल पर कन्वर्ट कर रहा है और वो जो एल होगा वो किसका मेंबर होगा, रियल नंबर का होगा, ठीक है। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट, ठीक है। ये जो एन नॉट होगा डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, मतलब ये एप्सिलॉन के करस्पॉन्ड अपना वर्क करेगा, जो एप्सिलॉन दोगे उसके अकॉर्डिंग हमें एक एन नॉट ऐसा मिलना चाहिए। इसको समझो, ये क्या, इसने क्या कहा, इसने कहा कोई रियल सीक्वेंस है मेरे पास, कोई रियल सीक्वेंस है जो कि एल पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और वो एल पे कन्वर्ट तभी माना जाएगा इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब सभी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, कम से कम हमें एक ऐसा एक एन नॉट मिल जाए जिससे सीक्वेंस की डिस्टेंस, जिससे सीक्वेंस और लिमिट की डिस्टेंस क्या हो, एप्सिलॉन से छोटी हो, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। उस एन नॉट के बाद सीक्वेंस के जितने भी टर्म होंगे उसकी लिमिट से जो डिस्टेंस आएगा वो एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। मान लो कुछ टर्म हमारे बाहर हो सकते हैं, कुछ मतलब कुछ फाइनाइट टर्म ऐसे हो सकते हैं जो कि हाँ उस लिमिट से बाहर हो सकते हैं जो हमने ड्रा किया,
ठीक है, एन नॉट के लिए। लेकिन उसके बाद, उस टर्म के बाद, कुछ टर्म के बाद उसका बिहेवियर उस पॉइंट की ओर, यानी अगर एल में कन्वर्ट कर रहा है तो सारे के सारे जो हमारे पास सीक्वेंस के टर्म होंगे वो सारे सारे कहाँ जाएंगे, एल की ओर ही जाएंगे, एल की ओर अप्रोच करेंगे। तो हम बोलेंगे उसका जो लिमिट है वो सीक्वेंस का लिमिट क्या है, एल है। ये बात समझ पा रहे हैं? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये यही कह रहा है, मतलब अगर कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक्शन है, मान लो हमने भाई ये n 1 2, भाई क्या है एक्स में क्या दिखाएंगे, नेचुरल नंबर दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके करस्पॉन्ड हमारे पास जो मिल रहे हैं, कुछ सीक्वेंस के कुछ टर्म बाहर हो सकते हैं मान लिया, लेकिन कुछ टर्म के बाद यहाँ के सारे पॉइंट किसी न किसी की ओर अप्रोच कर जाएं। ठीक है, अगर मैंने कोई एन नॉट ड्रॉ कर दिया तो मान लो ये हमारे पास कोई एन नॉट मिल गया, तो यहाँ के बाद सारे सारे टर्म, कुछ टर्म भले छूट जाएं लेकिन उसके बाद वाले कुछ सारे सारे टर्म उस स्लिट के अंदर आ जाएं, तो मैं बोलूंगा कि क्या होगा भाई, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और ये डिपेंड किस पर करेगा, जो एप्सिलॉन नॉट है वो किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। जो एन नॉट है वो एप्सिलॉन डिपेंड करेगा। इसका मतलब एप्सिलॉन में जो रखूंगा उसके लिए मुझे एन नॉट मिल जाएगा, कम से कम एक नॉट ऐसा मिलना चाहिए। तो हर एक एप्सिलॉन आप एप्सिलॉन देते जाओ, हम आपको एक एन नॉट निकालते चले जाएंगे, और जिससे अगर वो कन्वर्जेंट है तो हमारे पास एक एन नॉट तो कम से कम मिल ही जाएगा, जिससे लिमिट और उस सीक्वेंस के बीच के जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझे नहीं समझे? उन सभी नंबर के लिए जो एन नॉट से क्या है, बड़े या बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा इस बात को थोड़ा ऑब्जर्व कर लो। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि ये क्या है सर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। बोलो कोई दिक्कत? अगर हम एल ऐड कर देते हैं इसमें तो क्या आएगा, जरा देखिए, तो हो जाएगा बेटा एल माइनस एप्सिलॉन और एक्स एन एल प्लस एप्सिलॉन। बात समझे? इसका मतलब हमें पता चल गया कि एक्स एन बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये क्या है, तो एक्स एन बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, ये नेबरहुड है ना। इसका मतलब एल का जो नेबरहुड होगा, एप्सिलॉन नेबरहुड, अगर वो एक्सन के सारे सारे टर्म उस नेबरहुड में कंटेन कर जाते हैं, उस एप्सिलॉन के नेबरहुड में कंटेन कर जाते हैं एक्सन के सारे सारे टर्म, कौन से कहाँ से टर्म, कुछ टर्म को छोड़ करो, सारे सारे मतलब ये नहीं कि पूरे ऑल ओवर, कुछ एन नॉट टर्म को छोड़कर एन नॉट के बाद आने वाले सारे सारे टर्म क्या हो जाएं, अगर उसमें कंटेन कर जाएं, एन नॉट के बाद वाले सारे के सारे टर्म अगर इसमें क्या हो जाएं, कंटेन कर जाएं। बात को समझिए, एक्सन जो एन है, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट है, इसका मतलब कुछ हम टर्म छोड़ सकते हैं सीक्वेंस के, लेकिन कुछ टर्म छोड़ने का मतलब ये नहीं कि पूरे ही छोड़ दो, फाइनाइट टर्म छोड़ सकते हो, और लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंस के टर्म होंगे सभी इसमें कंटेन करने चाहिए, इस एप्सिलॉन नेबरहुड में कंटेन करने चाहिए। तो ये भी एक डेफिनेशन बन सकती है इसकी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये एक नोटेशन हो गया, इसको भी हमने सीखा और इसको भी हमने जाना कि हाँ ये ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग नोटेशन से हमने इसको समझा। कोई दिक्कत आई इसमें? ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, और सारे क्वेश्चन को थोड़ा स्पीडली सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? रब कर दूं मैं ये? तो अभी डेफिनेशन में कोई डाउट बताओ? तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने देखी। अब इसमें अगर हमने सीक्वेंस ले लिया अपना 1 बाई n ले लिया हमने, क्या ले लिया, 1 बाई n। अब एक्चुअल में 1 बाई n लिया और क्वेश्चन ने कहा कि ये जो 1 बाई n है इसकी लिमिट अगर मैं लगाता हूँ n अप्रोच टू इन्फिनिटी तो आता है मेरे पास 0। बात समझो? ठीक है, तो इसको शो करना है विद हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन, लिमिट डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन, ठीक ना। तो उसके हेल्प से शो करना है, तो कैसे, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास होने क्या वाला है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, हमने रेड कर लिया इसकी लिमिट है, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट एन नॉट, हमारे पास एक एन नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। ये तो बोल रहा था ना, क्योंकि कहाँ होना चाहिए, नेचुरल नंबर को होना चाहिए, सच दैट क्या होना चाहिए कि एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, ये होना चाहिए। तो देखते हैं
कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो डिस्टेंस देखते हैं सीधे xn माइनस एल की डिस्टेंस देखते हैं। तो xn हमारे पास कितना है 1/n है और l कितना मेरे पास 0 है, तो इसको देखेंगे तो 1/n आया और जो कि लेस देन क्या है एप्सिलॉन है। फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। बात समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत? ये 1/एप्सिलॉन क्या है एक्चुअली में, यही है मेरा n नॉट। क्या है मेरा ये n नॉट। अब कोई भी तुम छोटा से छोटा रखो, कोई भी तुम छोटा से छोटा एप्सिलॉन रखोगे तो उसके लिए हमारा जो n नॉट मिलेगा बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। और उसके ऊपर के कोई भी टर्म उठा के देखोगे, तुम्हें कोई भी छोटा से छोटा तुम एप्सिलॉन उठा के रखो, कोई भी छोटा छोटा एप्सिलॉन उठा के रखो, हाउएवर सो स्मॉल, जितना भी तुम छोटा कर पाओ कर लो, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें जो n नॉट मिलेगा वो क्या मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। तो मोस्ट केस में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोस्ट केसेस में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा और उसके बाद जितने भी टर्म होंगे वो आपको एक ही पॉइंट की ओर कन्वर्ट करते जाएंगे, वो होगा 0, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको विजुलाइज करते हैं अपने ग्राफ द्वारा ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाए कि हाँ ये क्यों हुआ ऐसे, राइट। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने 1 रखा है, अगर मैं सीक्वेंस को लिखना चाहूँ 1/n को तो क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा, तो 1 में 1 आया, फिर 2 में 1/2 आया, फिर 1/3 आया, फिर 1/4, 1/5, 1/6, फिर ऐसे करते करते एक टाइम आया एकदम नीचे और चला गया। इसका मतलब अगर मैं n नॉट कोई भी एप्सिलॉन चॉइस करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे n नॉट मिलेगा। मान लीजिए मैंने n नॉट यहाँ पे चॉइस कर लिया, तो अगर मैंने यहाँ पे एक स्लिट ड्रॉ किया, भाई ये इसका नेबरहुड बन गया, ठीक है। इसका क्या बन गया, एक नेबरहुड, हमने एक नेबरहुड ड्रा कर लिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आपने देखा इसके लगभग जितने भी पॉइंट होंगे इसी के बीच में क्या करने लगे, कंटेन करने लगे। कुछ टर्म छूटे, सीक्वेंस के कुछ टर्म छूटे, लेकिन कुछ टर्म के बाद इसके सारे जितने भी सीक्वेंस के टर्म थे वो उसमें एक पॉइंट की ओर क्या होने लगे, कन्वर्ज करने लगे। देन वी कैन से दिस इज कन्वर्ज टू 0। नहीं समझ बात? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये मेरा एक पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेफिनेशन ने ये कह दिया था, क्या कह दिया था डेफिनेशन ने, समझिए। डेफिनेशन ने कहा कि मान लीजिए हमने L मान लिया, ठीक है। L हमने क्या मान लिया, सीक्वेंस की लिमिट मान ली 1 2 3 4 5 ऐसे रखते चले हो कि नहीं चलो नंबर में, है ना। तो सीक्वेंस से हमने लिमिट मान लिया L। तो कहने मतलब इसका एप्सिलॉन ये मान लो L प्लस एप्सिलॉन हुआ और ये क्या हुआ L माइनस एप्सिलॉन हुआ। तो इसका एक नेबरहुड हमने मिल गया। तो सेट के कुछ पॉइंट भले इधर उधर छूट जाएं, लेकिन फाइनाइट पॉइंट, उसके बाद जितने भी पॉइंट रहेंगे सेट के वो सब इसी नेबरहुड में कंटेन करना चाहिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। याद रखो सभी एप्सिलॉन के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पे रखो कि सारे जो पॉइंट मिलेंगे सब इसी में कंटेन करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी नेबरहुड में कंटेन करना चाहिए। बस हम नहीं समझे? तो बोलेंगे xn अगर कंटेन कर रहा है एप्सिलॉन नेबरहुड L में, तो किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। यही डेफिनेशन हमने अभी तुम्हें लिखवाई। तो बोलो समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो जहाँ डेफिनेशन लिखी थी ग्राफ बना लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ ये एक्चुअल में क्या हमने बताया, ठीक है। तो आपने अभी देखा, अभी हमने जैसे उसको 1 बाई समझे एक नेबरहुड ड्रा कर लिया, क्या ड्रा कर लिया, नेबरहुड, ठीक है। तो आपने देखा सारे पॉइंट सेट के कुछ पॉइंट को छोड़कर सारे के सारे पॉइंट उस नेबरहुड में आ रहे थे। तो मान लीजिए हमने 0 पे नेबरहुड बनाया था, है ना। हमने L को क्या माना था, 0। अभी मैं समझाता हूँ। L मेरा 0 था, तो 0 मतलब ये L की लाइन मिल गई थी, है ना। और 1 पे पॉइंट यहाँ मान लो आया था 1, 2 पे मान लो यहाँ आया था, 3 पे मान लो यहाँ आया था, 4 पे मान लो यहाँ आया था, 5 मान लो यहाँ पे, ऐसे 6 पे 7 पे, मतलब ऐसे ऐसे गया। क्लियर नहीं क्लियर? अब मैंने इस पे एप्सिलॉन ड्रा किया, तो मान लो आपने एप्सिलॉन ड्रा किया तो ये हो गया L माइनस, इसको मान लो L मान लिया हमने, तो ये L माइनस एप्सिलॉन हुआ और ये क्या हो गया L प्लस एप्सिलॉन हो गया, ये प्लस ये माइनस, कोई दिक्कत? तो इस पर अगर हमने एक नेबरहुड ड्रा किया, अब नीचे तो कोई सेट में है नहीं तो नीचे वाला कोई मतलब है नहीं, बात समझो।
इधर मुझे मिल गया। तो अगर मैंने ये ड्रा किया, ये नेबरहुड मिला, तो सीक्वेंस के कुछ टर्म को छोड़कर बाकी सारे टर्म इससे नेबरहुड में आ रहे नहीं आ रहे। तो फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट हमें सारे टर्म मिले कि नहीं मिले? बोलो मिले। तो यही मैंने भी तुम्हें समझाया। कोई डाउट हो बताओ? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलो दूसरे नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 1 + -1 की पावर n बाई n, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये सीक्वेंस है और ठीक है, ये सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ट कर रहा है किधर? ये कन्वर्ट किधर करेगा? 1 की, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सीक्वेंस को ब्रेक कर लेते हैं। तो एक्शन जो मेरे पास है वो क्या है? एक्शन में ब्रेक करो, बताओ क्या आएगा? 0, फिर 3/2, अच्छा, फिर 2/3, फिर 7/6 है ना, फिर 6/7 ये तो होगा ना, एंड सो ऑन। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है। मान लीजिए आपने ऐसा किया, आपने 1 रखा और आपको 0 मिला, मतलब आपको ये पॉइंट मिल गया। आपने 2 रखा, वो आपको मिला 1.5, इसका मतलब क्या हुआ? 1.5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1.5, इसका मतलब क्या हुआ? 0.67, इसका बताओ 1.25, इसका बताओ 0.8, 0 मान लो, इसका बताओ 1.12, इसका हुआ 12, ठीक है, इसका बताओ 0.999 है ना। चलो ऐसा समझो, ध्यान से देखो, सीक्वेंस में दो नेचर चल रहे हैं। एक तो बढ़ रहा है, कुछ टर्म तो बढ़ रहे हैं और कुछ टर्म घट रहे हैं। तो ये जो वाले टर्म हैं, ये वाले टर्म जो छोटे हैं एक से, वो एक की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो, सब एक की ओर बढ़ रहे हैं। और जो ये वाले टर्म हैं वो एक की ओर घट रहे हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये वाले टर्म जो हैं वो एक की ओर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, और ये वाले टर्म क्या हो रहे हैं? एक की ओर घट रहे हैं। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि इसका जो सेट का नेचर में हमने एज्यूम कर लिया, लेट हमारा जो कन्वर्ज पॉइंट वो 1 हो। ये देखो एल तुम्हें एक्चुअल में ये तुम्हें खुद से लेना पड़ रहा है। यहाँ शो ना करना होता तो एक्चुअल में ये तुम्हें थिंक करना पड़ता हो, तुम्हें एक एल को सिलेक्ट करते कि हमने ले लिया ये। जैसे हमने एल इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि एल मेरा क्या है? 1 है, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन से, एप्सिलॉन के डेफिनेशन से मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये 1 कैसे हुआ। मेरे बात समझे नहीं समझे? तो अगर 1 है तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो देखिए कैसे सेटिस्फाइड होगी, इस बात को समझिए। तो जैसे मैंने देखा और मुझे पता चला कि ये बेटा मेरे पास कितना होगा? 0 होगा, और ये मेरे पास 1 पे कितना आएगा? 1.5 आएगा। तो आई थिंक कहीं पे मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये L इक्वल टू क्या है? 1 हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं मान लो आपका 1.5 है, ठीक है। तो इसके आमने सामने मतलब आपको एक पॉइंट आपको जाके यहाँ मिला। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर जब मैंने रखा 2, रख दिया मैंने 2, जब मैंने रखा 2 हो गया, जब मैंने रखा 3, तो जैसे मैंने 3 रखा तो मुझे पॉइंट मिल गया। वो कितना मिल रहा है जरा बताओ? 0.67। अब जाहिर बात 0 पॉइंट यहाँ है, 67 मतलब यहाँ कहीं होगा आसपास, तो उसके सिधाने पर मतलब यहाँ कहीं आपको ये पॉइंट मिल गया। समझ में आ रही है? और फिर मैंने कितना रखा?
तो 1.25। अब 1.5 जाहिर बात यहाँ है तो जाहिर बात थोड़ा बहुत नीचे हो गई है, ये हो गया। अगला मैं कौन कौन रखा 0.80, इससे मतलब थोड़ा ऊपर आ गया। अब देखो सब एक ही पॉइंट की ओर कन्वर्ट करना स्टार्ट हो गए, जो वन लाइन होगी उसी की ओर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सारे पॉइंट कन्वर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? धीरे धीरे, ठीक है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि सब एक लाइन पर होंगे सारे पॉइंट, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे सारे क्या होंगे, एक पॉइंट होंगे। तो अगर आप इसका 1 का एप्सिलॉन नंबर ड्रा करते हो, सपोज करो आप एप्सिलॉन नंबर इसका ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो आपने बोला कि सर ये 1 माइनस एप्सिलॉन हुआ और ये क्या हुआ, सॉरी 1 प्लस ये हुआ 1 माइनस एप्सिलॉन। आपने अगर इसलिए ड्रॉ कर लिया, बात समझो, आपने अगर इसलिए ड्रॉ किया इसके, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था एक्शन, ठीक है, बिलोंग्स टू एप्सिलॉन नेबरहुड एल का, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। मतलब कुछ एन नॉट भले छूट जाएं लेकिन उस एन नॉट के ऊपर जितने भी सीक्वेंस के टर्म होंगे वो सब इसमें कंटेन करने चाहिए। तो आप ये देखो कुछ एन नॉट मैंने छूटे हैं, कुछ टर्म मेरे छूटे हैं, लेकिन कुछ टर्म छूटने के बाद बाकी सारे जितने टर्म थे सभी इस एप्सिलॉन में आ गए, नहीं आ गए, सभी नेबरहुड के अंदर है या नहीं है, हैं। इसका मतलब है सारे टर्म अगर इस नेबरहुड के अंदर हैं देन वी कैन से कि हाँ ये जो मेरा पॉइंट है 1 कन्वर्ज का वो क्या होगा, ये इसकी लिमिट पॉइंट होगा, यानी कि लिमिट पॉइंट नहीं, ये इसका लिमिट होगा, इस सीक्वेंस का क्या होगा, लिमिट होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस का लिमिट क्या बन जाएगा 1। कोई डाउट हो बताओ? अगर तुम 1 से बाहर कोई पॉइंट मान लो, तुम इस पॉइंट को कन्वर्स पॉइंट मानते, इस पे हम साइन नंबर ड्रॉ करते तो बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं, क्योंकि साइन नंबर जरूरी नहीं कि बड़ा से बड़ा लो, हम छोटा से छोटा लेंगे एप्सिलॉन, भैया छोटा से छोटा लेंगे, बड़ा से बड़ा नहीं, छोटा से छोटा। बड़ा से बड़ा लोगे तो सब आ जाएंगे, तो बड़ा से बड़ा नहीं लेना, हाउवर सो स्मॉल, आप जितना छोटा ले इसको उतना छोटा लो। ऐसे हमने इतना बड़ा ना काटा होता, हम और छोटा काटेंगे, हम और छोटा काटेंगे, मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एकदम छोटा काट लिया, 1 के एकदम पास काट लिया। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट छूट गए, अब पहले से और भी ज़्यादा पॉइंट छूटे, छूटे नहीं छूटे, पहले से और भी ज़्यादा पॉइंट छूटे, लेकिन फिर भी सारे के सारे मेंबर आ गए। आप छोटा से छोटा स्लिट काटोगे तो फाइनाइट ही पॉइंट छूटेंगे, और उसके जितने सेट के कुछ एन नॉट के बाद ऐसा ही होगा, आपको ऐसा मिल जाएगा कि सारे सारे पॉइंट उस स्लिट में, उस नेबरहुड में आ रहे हैं। तो एप्सिलॉन बड़ा नहीं लेना है, एप्सिलॉन हमेशा क्या, हाउवर सो स्मॉल, आप जितना छोटा ले इसको उतना छोटा लो, और जितना छोटा ले इसको उतना छोटा लो। उसके लिए आपको हमेशा आपको एक एन नॉट, बड़ा एन नॉट मिलेगा, जहां से सारे सारे वैल्यू सेट की सारे सारे वैल्यू, हाँ सब छोटी हूँ, मतलब उस नेबरहुड में आएंगे, उसके नेबरहुड में आएंगे। या फिर ऐसा बोलो उनका डिस्टेंस, सीक्वेंस से डिस्टेंस बोले एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस होगा। नहीं समझ में बात आ गई? डाउट है? पक्का ना? देखो हमने छोटा किया तो बहुत सारे पॉइंट छूटे, लेकिन इतने फाइनाइट पॉइंट छूटने से वो अपना नेचर थोड़ी बदल लेगा, बाकी सारे पॉइंट तो पॉइंट को कन्वर्ट कर रहे हैं ना। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये होता है एप्सिलॉन नेबरहुड का काम। तो सॉरी एप्सिलॉन नेबरहुड नहीं, ये लिमिट पॉइंट, लिमिट का काम है, सीक्वेंस में लिमिट कैसे निकालते हैं इस पॉइंट का पर। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो छोटा से छोटा याद रखो, छोटा से छोटा तुम्हें उठाना है। इसको अगर हम प्रूव करें उसकी सहायता से, डेफिनेशन की सहायता से, देखो कैसे करेंगे। मॉड एक्स एन माइनस एल होता है, एक्स मेरे पास क्या है 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन, ठीक है। माइनस एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हुआ, मॉड माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन, ठीक है। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन एन, और लेस देन क्या हो गया एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन। अरे मिला नहीं मिला? मिल गया। और ये हमने मान लिया क्या एन नॉट। कोई डाउट? समझ आ गया? तो आपका एन नॉट एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा है। अब कोई छोटा छोटा एप्सिलॉन लो, उसके एक नॉट ऐसा मुझे मिल ही जाएगा जिसके सारे जो सीक्वेंस और उस लिमिट के बीच का डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस होगा। करके देख लेना, पक्का मिलेगा। कोई डाउट बताओ? ठीक है। -1 की पावर n, इसको हम ब्रेक करें तो -1 +1 -1 +1 -1
+1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अब इसको समझ लीजिए, अगर मैं इसको ड्रा करूं अपने ग्राफ में तो कुछ ऐसा नजर आएगा मुझे। समझ में आ रही है? इसमें ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करते चले जाएंगे। 1 पे क्या मिला मुझे? -1 यहाँ का होगा, ये मिल गया। ठीक है, 2 पे क्या मिला मुझे? +1 यहाँ का ही होगा, ये मिला मुझे। फिर यहाँ मिलेगा, 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 फिर यहाँ मिलेगा। कहानी क्लियर हो रही होगी? ये इस तरीके से मिलता रहेगा। समझ में आएगी नहीं आ गई? अगर आप इसमें से किसी एक को लिमिट पॉइंट मान लेते हो, आप इस लिमिट नहीं, लिमिट मान लेते हो, आप मानते हो कि सर -1 मेरा लिमिट है, सपोज दैट -1 मेरा लिमिट है, तो -1 लिमिट है, चलो आपने -1 को लिमिट माना, सपोज दैट, तो -1 पे एक छोटा से छोटा एप्सिलॉन नंबर ड्रा कर लेते हैं, एप्सिलॉन नंबर ड्रा कर लेते हैं, तो -1 प्लस एप्सिलॉन हुआ, ये -1 माइनस एप्सिलॉन हुआ। तो आप ये देखो, हमने कहा था फाइनाइट पॉइंट छूटने चाहिए, क्या इसमें फाइनाइट पॉइंट छूट रहे हैं? क्या सेट के इनफाइनाइट छूट रहे हैं, मतलब इसके कुछ मिल रहे हैं तो कुछ नहीं भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके क्या होना चाहिए था, कुछ पॉइंट पहले छूट जाएं, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद, एक एंड नॉट मिलने के बाद फिर कोई पॉइंट छूटने ना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ मिल पा रहा है क्या? बात समझो, एक मिल रहा है तो एक छूट रहा है, फिर एक मिल रहा है तो एक छूट रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसके नेचर में ऐसा है ही नहीं। इसके नेचर में क्या है कि पहले एन नॉट कुछ छोड़ दो, फाइनाइट वाले एन नॉट तुम छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ एन नॉट के बाद सीक्वेंस के जितने पॉइंट रहे वो इसी एप्सिलॉन नंबरहुड में आने चाहिए। क्या आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब ये क्या कन्वर्जेंट होगा? तो पक्के बात, 1 तो -1 तो लिमिट है नहीं। अब इस सेट में दूसरा पॉइंट बचा है, +1 बचा, चलो +1 को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम +1 को मान लेते हैं लिमिट मान लो, तो फिर एप्सिलॉन नंबर ड्रा करते हैं हम, तो 1 प्लस एप्सिलॉन हुआ और 1 माइनस एप्सिलॉन हुआ। फिर हम इसको ड्रा कर लेते हैं एक्सिलेट, तो नीचे वाला छूटेगा। इसका मतलब ये है, ना तो इसमें -1 लिमिट है इसकी, ना तो इसमें +1 लिमिट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब हुआ ये सेट कैसा है, इसमें कोई लिमिट मिल रही है? नहीं मिल रही, हैव नो लिमिट। अब तुम सोचो 0 मान लें, सर 0 लिमिट हो सकती है, अरे 0 कभी नहीं होगी, 0 तो सिलेक्ट छोड़ दो, पूरी सेट के एलिमेंट ही छूट जाएंगे। तुम मान लो 0 मान ले, तो सपोज दैट तुमने 0 सेलेक्ट कर लिया कि सर 0 इसकी लिमिट हो सकती है, मान लीजिए कुछ देर के लिए आपने, क्योंकि लिमिट तो सेलेक्ट करने वाली बात है ना बेटा, तो मान लिया अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि सर 0 लिमिट हो सकती है इसकी। अब तुम सोच के देखो 0 पे अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होने वाला है? अगर हम 0 को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने मान लिया सर 0 हमारी लिमिट हो सकती है, राइट, तो 0 सेलेक्ट किया, इसमें एप्सिलॉन नंबर ड्रा कर लो, ये देखो ड्रा किया मैंने, और ये देखो ड्रा किया। सेट का कोई मेंबर आया क्या? सेट का कोई मेंबर ही नहीं आएगा, तो 0 का भी लिमिट, इसका लिमिट हो ही नहीं सकता। तो लिमिट होने के चांस 1 और -1 में थे, वो भी नहीं हुए, तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सेट के नेचर में कहीं 0 आसपास है ही भी नहीं, कटा बटा का ना, तो इस वजह से। बोलो समझ में आया? तो इसके ग्राफ द्वारा तो मुझे पता चल चुका है ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, लेकिन ऐसे कैसे पता करेंगे सर? अब इसमें लिमिट तो मिला नहीं मुझे, तो सेट के डेफिनेशन लगाने से कोई मतलब है नहीं, लिमिट ही नहीं मिला, हैव नो लिमिट लिख देंगे, हैव नो लिमिट। और जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, सो इम्प्लाइज दैट गिवन सीक्वेंस हैव नो लिमिट। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट गिवन सीक्वेंस इज, जो भी है ना, एक्शन इज डाइवर्जेंट। जिस सीक्वेंस की कोई लिमिट ना हो वही डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो बात समझ में आ गई होगी, ये कैसा सीक्वेंस हो गया? ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गया। हो गया, चलो।
एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो, तो अब इस पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्का ना? प्रूव कर लोगे? ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। अगर मैंने बोला कि एक्सन जो है एक सीक्वेंस से जो कि कन्वर्ट कर रहा है एक्स पर, तो ये कहता है सो इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, ठीक है, एक्सन माइनस एक्स कन्वर्ट करेगा 0 पर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? किस पे कन्वर्ट करेगा? 0 पर। तो प्रूव करना पड़ेगा इसको, तो प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, एक्सन माइनस एक्स, क्योंकि कन्वर्ट कर रहा है तो पक्की बात है ये फॉलो करेगा नहीं करेगा? हाँ करेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्सन माइनस एक्स माइनस 0 सॉरी माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। अरे बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्सन माइनस एक्स कन्वर्ट्स टू 0। बात समझे नहीं समझे? सिंपल था या डिफिकल्ट था? सिंपल था। अगर x कन्वर्ट कर रहा है x पर, उस सीक्वेंस में अगर मैं क्या माइनस कर दूं, x माइनस कर दूं, तो वो सीक्वेंस किधर कन्वर्ट करेगा? 0 की ओर कन्वर्ट करेगा। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। नोट कर लो। क्या ले लो? एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल अभी लिया था एक, क्या? 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n, ठीक है, राइट, जो कि कन्वर्ट कर रहा है 1 पर। अगर हम इसमें 1 माइनस कर दें, इसमें 1 क्या कर दें? माइनस 1 माइनस कर दो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा? माइनस 1 की पावर n अपॉन n बनेगा। ये कन्वर्ट करेगा किधर? 0 की ओर कन्वर्ट करेगा। डाउट आया क्या? पक्की बात है ना? ठीक है। नोट हो गया? ये नोट पॉइंट मेरा 1 था, ठीक है। नोट पॉइंट नंबर 2, अच्छा समझिए, अगर मेरा एक्सन कन्वर्ट कर रहा है एक्स पर, तो आई एम श्योर कि मेरा मॉड ऑफ एक्सन कन्वर्ट करेगा मॉड ऑफ एक्स पर। नहीं समझे बात? ठीक है, ट्रू रहेगा फॉल्स रहेगा? एक्सन कन्वर्ट करेगा एक्स पर, इसका मतलब ये हमारा जो सीक्वेंस है, जरूरी पॉजिटिव सीक्वेंस हो, वो नेगेटिव भी सीक्वेंस हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका मॉड कर दूं तो इसकी लिमिट भी जो हमारी होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बात समझो। लेकिन अगर मैं इसका मॉड कर दूं सीक्वेंस का, तो इसका मतलब हुआ वो केवल पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। और हमें अगर पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया तो उसकी लिमिट क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कहने मतलब ये है, जो लिमिट आ रही है तो उसको मॉड करने पर वो इक्वल आ जाएगा। तो तुम ये पहले सेंस लगाओ, कि ये सही है या गलत। तो इसको हम प्रूव करेंगे तभी पता चलेगा सही है गलत। अगर सही है तो प्रूफ हो जाएगा, और गलत है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये नोट पॉइंट नंबर 2 है, चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। एक्चुअल में एक्सन कन्वर्ट कर रहा है एक्स की ओर, तो इसका मतलब डेफिनेशन फॉलो करेगा, एक्सन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ऑफ कोर्स अगर ऐसा फॉलो किया इसने, तो इसका मतलब एक बात निकल के यहाँ आ गई, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो देखो मॉड ए माइनस बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। होता कि नहीं होता है? होता है, सिंस वी नो दैट, है ना। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ, समझो, इसको ध्यान से देखो, ये जो है मॉड एक्सन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन क्या है? एप्सिलॉन है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मॉड एक्सन माइनस मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। पहले बोलो
पक्का? डाउट है? पक्का हो सकता है ना भाई? इससे ये कम है, बात समझो, इससे ये कम है कि नहीं? कम है, कम है। जाहिर बात, सबसे ये देखो एप्सिलॉन से कम है, इससे कम ये है। अरे नहीं समझ आई मेरी बात, देखो समझाता हूँ। इससे कम कौन है? इससे कम है मॉड एक्सएन माइनस मॉड एक्स। बात फील हुआ? अब तो फील हुआ कि नहीं हुआ कुछ? ये जो वैल्यू थी इससे क्या है? बड़ी है। इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू है ये इससे छोटी है, और ये किससे छोटी है? ये एप्सिलॉन से छोटी है। ये किससे छोटी है? एप्सिलॉन से छोटी है। इसका मतलब ये वैल्यू सबसे छोटी हुई ना, इसका मतलब ये वैल्यू तो पक्का एप्सिलॉन से छोटी होगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये बड़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मैं इसको सीधे एप्सिलॉन से छोटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गया ना? सिंस तो यहाँ पे दिया गया कि एक्सटेंड कन्वर्स टू एक्स, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? अगर ये हुए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मॉड एक्सन कन्वर्स करेगा किसको? मॉड एक्स को। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया, तो इसका मतलब ट्रू है। तो आपको कन्वर्स पार्ट में क्या कथन है? क्या इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? अब बोलो, ट्रू है? क्या ये है तो ये जरूरी है कि ऐसा होगा? अगर जरूरी नहीं है तो एग्जाम्पल दो, अगर जरूरी है तो प्रूफ करो। एग्जाम्पल दो, ले लो। पॉजिटिव दे देगा पूरा, लेकिन जब इधर करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल। इससे मान लो सर हमने लिया ये एग्जाम्पल, ये वाला 1 प्लस माइनस 1 की पावर इसमें कैसे लगाओगे? लगाओ, लगाओ। ये 1 की ओर कन्वर्ट करेगा। अरे ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना यार, मोड करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? बोलो, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टर्म आए तो मॉड करोगे तभी कुछ इफेक्ट आएगा। इसमें एग्जांपल लो तुम -1 की पावर n, -1 की पावर n। अगर हम एक्शन चॉइस कर लें -1 की पावर n, इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, ये बात सही है, ठीक है? तो कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, मतलब कभी भी हम ये नहीं लिख सकते हैं, कभी भी हम ये लिख नहीं सकते, सिंस हमने चॉइस कर लिया एक्स एन इक्वल टू क्या? सीक्वेंस -1 की पावर n चॉइस कर लिया, ठीक है? तो अगर इसका मॉड कर देंगे बेटा, तो मॉड एक्शन करेंगे तो क्या होगा? मॉड एक्शन करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? केवल 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अगर इसका करेंगे तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? और 1 का मतलब 1 1 1 1 1 मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस, और कांस्टेंट सीक्वेंस जो यहाँ होता है उसी को कन्वर्ट करता है। मतलब ये कन्वर्ट किसको कर रहा है? 1 को कन्वर्ट कर रहा है। किसको कन्वर्ट कर रहा है? 1 को कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि मॉड एक्शन को इसको कन्वर्ट कर रहा है भैया, वो 1 को कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि एक्शन किसको कन्वर्ट कर रहा है, तो एक्शन की कोई लिमिट ही नहीं मेरे पास, तो एक्शन क्या हो गया? डाइवर्जेंट हो गया, तो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है। एक्शन क्या हो गया मेरे पास? एक्शन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये क्या ट्रू है? अपोजिट, तो अपोजिट पर इसका ट्रू नहीं है, क्योंकि एक्शन मेरा डाइवर्जेंट है और मॉड एक्शन उसका क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है 1 पर, इसलिए हमारा क्या हो गया? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसलिए हमारा ये कन्वर्स पर इसका ट्रू नहीं होगा। नहीं समझ बात? हाँ, करो। नोट पॉइंट नंबर 3, अगर कोई एक्शन कन्वर्ट कर रहा है 0 की ओर, ठीक है, तो इफ ओनली इफ मॉड ऑफ एक्शन कन्वर्ट करेगा 0 की ओर, बोलो, प्रूव करो।
अभी सही नहीं है। देखो क्या है कि एक्सन कन्वर्स कर रहा है जीरो की ओर, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्सन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ एक्सन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। अब मुझे लाना है ये, तो मैं क्या करूँगा, मॉड का मॉड अगर कर लूँ तो बताओ कोई दिक्कत, बोलो वही रहेगा ना। और अगर हम ये कह दें अब कोई दिक्कत, बोलो, हम रिवर्स भी जा सकते हैं ऐसे, अभी कोई समस्या तो है नहीं, डाउट है, ठीक है। अब रिवर्स ना प्रूव करो तो अलग पार्ट ही प्रूव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इफ ओनली बना के अलग, ऐसे रिवर्स जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, है ना। रिवर्स हम ऐसे जा सकते थे, लेकिन फिर भी अगर तुम अलग चाहो तो अलग प्रूव कर सकते हो। ये तो समझ में आया। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्सन कन्वर्स करेगा जीरो की ओर। अब रिवर्स जाओ, इधर जाना तो ये आएगा, इधर जाना तो ये आएगा, इधर जाना तो ये आएगा, इधर से जाओगे तो ये आएगा, और इधर से जाओगे तो ये आएगा। इसलिए दोनों साथ लेकर चल सकते हो। मेरी बात समझे? कोई डाउट है बताओ? तो ये अगला हो गया। इसका मतलब यहाँ जब जीरो पे कन्वर्ट कर जाए तो उसका मॉड एक्शन भी जीरो पे कन्वर्ट करेगा। मॉड एक्शन अगर जीरो पे कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब एक्शन भी मेरा जीरो पे कन्वर्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्शन अप्रोच टू एक्स, ठीक है, एक्स मेरा है पॉजिटिव, ठीक है, तो देन यहाँ पे है कि एक्सन इज ग्रेटर देन एक्स बाई टू, ये उठाना है, एक्सन इज ग्रेटर देन एक्स बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, इसको प्रूव करना है। चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखो इसको पहले समझो, गिवन क्या है कि एक्सन कन्वर्स कर रहा है एक्स पर, जो भी नोट पॉइंट हो डाल लेना, नोट पॉइंट नंबर डाल लेना, कोई कौन सा नोट पॉइंट नंबर है, 4 है। देखो एक्सन कन्वर्स कर रहा है एक्स पर, इसका मतलब एक्स कैसा है मेरा, पॉजिटिव भी है, इस बात को दिमाग में रखना बाद में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सन माइनस एक्स कर लूँगा, लेस देन एप्सिलॉन कर लूँगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट कर लूँगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। एक्सन यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। बोलो ये क्या समझ में आया? डेफिनेशन है, ठीक है। अब मेरी बात आई एप्सिलॉन चॉइस की। एप्सिलॉन में कुछ ऐसा चॉइस कर लूँ जिससे मुझे एक्स बाई टू मुझे मिल जाए, एक्स बाई टू मुझे मिल जाए। तो क्या मैं लेट कर सकता हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक्स बाई टू, वो क्या है मेरा पॉजिटिव होगा, यस या नो? क्यों पॉजिटिव होगा? एप्सिलॉन जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स बाई टू क्या जीरो से बड़ा होगा? क्यों? कौन पॉजिटिव है? एक्स बाई टू पॉजिटिव कहाँ है? कहाँ लिखा है एक्स बाई टू पॉजिटिव है? कहीं लिखा हमने कहीं एक्स बाई टू पॉजिटिव है? तो हम कैसे मान लेंगे एक्स बाई टू मेरा पॉजिटिव है? कैसे माने जाएंगे यहाँ पर कि एक्स बाई टू मेरा क्या है, पॉजिटिव है? सोचो। ये देखो यहाँ से क्या लिखा, क्या लिखा ये, एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो एक्स है वो पॉजिटिव है, और किसी पॉजिटिव नंबर में अगर टू से हम डिवाइड करा दें, अगर किसी पॉजिटिव नंबर में टू से डिवाइड करा दें तो नंबर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। नहीं समझे क्या बात रहेगी? इसलिए एप्सिलॉन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, बात याद रखना, ठीक है। देन वी हैव, नहीं समझे क्या बात आ गई? इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हो गया एक्स माइनस एक्स बाई टू लेस देन एक्स एन लेस देन एक्स प्लस एक्स बाई टू। क्लियर हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स में अगर एक्स बाई टू हटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स बाई टू एक्स एन लेस देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x बाई टू। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन बना सकता था, एक तो ये बना सकता था
एक यहाँ पे बना सकता था कि एक्स एन मेरा लेस होगा 3x/2 से, और ये बना सकता था इसमें कि एक्स एन जो मेरा होगा एक्स एन वो x/2 और 3x/2 के बीच में होगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट। ये ऐसे क्वेश्चन बना सकता था, समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक बात चल रही है n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट चल रही है, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे दो केस हैं, एक तो है कि एक्स एन इज ग्रेटर देन x/2, एक है एक्स एन इज लेस देन 3x/2। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे दो केस आ गए, एक तो आ गया x/2 इज लेस देन एक्स एन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट। ये प्रूव करने के लिए तो प्रूव कर सकते थे, है ना? या फिर प्रूव करने के लिए बोलता कि एक्स एन इज लेस देन 3x/2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट। बोलो कोई दिक्कत? फिर भी प्रूव करने के लिए बोलते हम आराम से प्रूव कर सकते नहीं कर सकते थे? कर सकते थे इसी क्वेश्चन से। मान लो यहाँ पे कुछ और बोल देता, सपोज कर लो यहाँ पे बोल देता हमारा चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम 3x/2, 3x/2 ना लो, 4 लो, 3x/4। तो कैसे प्रूव करते अब बताओ? मान लीजिए यहाँ पे हमारा आता 3x/4, अब बताओ कैसे लगाते हैं? बस एप्सिलॉन से ही सब कुछ चेंज होगा, बाकी यहाँ तो सेम ही कहानी होगी। एप्सिलॉन क्या चॉइस करोगे? 3x/4 आ जाएगा। हाँ तो कितना चॉइस कर लें हम? एप्सिलॉन 3x/4 ही चॉइस कर लें, तो x/4 आ जाएगा। x/4 चॉइस कर लें, क्या ये पॉसिबल रहेगा? रहेगा। जब x/4 यहाँ रखोगे और यहाँ पे भी x/4 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 3x/4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? तो 5x/4 आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वालिटी आपको, बोलो फिर कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वालिटी मिलेगी कि 3x/4 इज लेस देन xn, या फिर एक मिल जाएगी xn इज लेस देन 5x/4। कोई दिक्कत? फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। तो कहने मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बना सकता है इसमें, ठीक है? इसी से मतलब इसी क्वेश्चन से यहाँ पे चेंज करके आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं काफी, ठीक है? तो जो भी है अलग अलग नोट पॉइंट डाल के आप लिखते रहो, ठीक है ना? और नोट पॉइंट नंबर 5th या 6th? 5th, xn is converges to x and xn is less than 0, so implies that xn is less than x/2, xn less than x/2 for all n greater or equal to n नॉट। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो हम बनाते हैं गेटर इस बार नेगेटिव है x, उसमें पॉजिटिव था तो बना लिया था, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे तो ध्यान दो। मैं सोच रहा हूँ लेट कर लूँ, लेट क्या करना है? गिवन है ये एक्सन कन्वर्ज क्या कर रहा है x पे, और सो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। सो इम्प्लाइज दैट, यहाँ तक समझ आ रही बात? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? तो यहाँ से आपका आ जाता है कि x माइनस एप्सिलॉन xn x प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, मेरे पास क्या होने वाला है? x माइनस एप्सिलॉन लिखा हुआ है, तो मुझे जब एप्सिलॉन चॉइस की बात करूंगा, लेट करूंगा, टेक लूंगा, है ना? तो टेक लेने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एप्सिलॉन की चॉइसिंग करो, तो चॉइस करोगे तो क्या आएगा बताओ? आपने बोला सर x/2 लेट कर लो, लेकिन लेट कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ये, तो हम क्या कर देते हैं? -x, अगर -x/2 लेट कर लेते हैं तो नहीं समझ बात? -x/2 लेट करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव? ये नेगेटिव जाएगा ना? कैसे भैया? x नेगेटिव में, तुम x कोई माइनस का वैल्यू दो, मुझे दो कोई माइनस का वैल्यू दो, कोई माइनस का वैल्यू दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जैसे x की वैल्यू तुमने -1 दिया तो माइनस में प्लस का 1/2 हो जाए, नहीं हो जाएगा? इज ग्रेटर देन 0 है, बात समझे? हाँ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस x/2 लेस देन xn
लेस देन x माइनस एक्स बाई टू फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू एन नॉट। यहाँ से क्या आ जाएगा 3x बाई टू लेस देन xn लेस देन, अरे भैया x बाई टू फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। तो यहाँ से दो बातें प्रूफ है, एक तो ये वाली प्रूफ हो जाती है और एक तो ये वाली प्रूफ हो जाती है। और जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था वैसे यहाँ पे चेंज करके हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। कंफर्म है ना, कर सकते हो ना? ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अब एक बार इसको बना के दिखाओ तो हम जाने। अब कर दो ये। अगला नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट जो भी हो डाल लेना। एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स की ओर और एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है, सो इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ एक्स एन, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। जरा इसको लगाओ, बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने अभी समझाया वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है और इसको ट्राई करना है। चलो ट्राई करो इसको अपने आप से। ऐसा दिक्कत दे रहा है, कोई नहीं, देखते हैं क्या दिया गया। वाई एन मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस है एंड फॉर ऑल दिया गया, लिख लो फॉर ऑल एन ग्रेटर एन बिलोंग्स टू एन, है ना, एंड वाई एन कन्वर्स कर रहा है 0 पर, इसको लेकर चलते हैं, है ना। वाई एन कन्वर्स कर रहा है 0 पर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब मॉड वाई एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। अरे बोलो कोई दिक्कत? इसका मतलब वाई एन मेरा पॉजिटिव है, इसका मॉड क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको एप्सिलॉन डैश मान लो, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, समझ आ गई ना। और यहाँ पे होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, मान लो फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक, समस्या तो नहीं है ना यहाँ तक? अच्छा, मैं इसमें अगर सी से मल्टीप्लाई करा दूँ, कोई दिक्कत इनक्वालिटी में? क्या मैं इनक्वालिटी में सी से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ? इनक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? ना 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 ना, ऐसा नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो चेंज नहीं हो जाएगा। मान लो 2 इज लेस देन 3 है, -1 से मल्टीप्लाई कराओ। यस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो सी मेरा पॉजिटिव है तो इसलिए हम ऐसा करा पा रहे हैं ना, ये बात इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसको समझो, तो एन ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट, ठीक है। अब अगर मेरे पास ऐसा आ चुका है तो हमने समझ लिया कि ये वैल्यू इससे क्या है, लेस है। तो अगर मैं एप्सिलॉन डैश को चॉइस कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि जो एप्सिलॉन डैश है वो क्या है, वो है एप्सिलॉन बाई सी। अब सी मेरा पॉजिटिव, एप्सिलॉन ऑलरेडी पॉजिटिव, तो एप्सिलॉन डैश पॉजिटिव रहेगा ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमारा, कोई दिक्कत बताओ? तो हमने लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो सी वाई एन लेस देन क्या मिल गया मुझे, एप्सिलॉन मिला कि नहीं मिला, मिला या नहीं? ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। नाउ अब मुझे प्रूव करना, ले लो, ये कन्वर्जेंट है, मुझे दिखाना है कि एक्स पर ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए मॉड ऑफ एक्सन, अगर ऐसा दिखाते हो, समझो मेरी बात को, अगर ऐसा दिखा लेते हो तो एक्सन कन्वर्ज किस पर माना जाएगा, एक्स पे माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो मैं इसको कैसे समझूंगा, तो यहाँ पे रखूंगा एक्स एन माइनस एक्स लेस देन सी वाई एन दिया गया है, क्या दिया गया, सी वाई एन। और अभी हमने देखा कि सी वाई एन किससे लेस है, एप्सिलॉन से लेस है, बाय फर्स्ट, समझे नहीं समझे? तो ये इम्प्लाइज दैट क्या करेगा भैया, तो हो जाएगा एक्स एन, ठीक है ना। तो एक्स एन माइनस एक्स लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन। कोई डाउट, डाउट है नहीं है? तो ये लेस देन एप्सिलॉन आया, इसका मतलब हुआ कि एक्स एन किसको अप्रोच करेगा, एक्स को। क्लियर है? एक एग्जांपल देखो, हमने एक्स एन लिया, ठीक है, 1/1 प्लस एन ए, एंड एन ए जो ए है मेरा ग्रेटर देन 0 है, इसके मुझे काम करना है। तो मैं तुमसे बात करूंगा कि 1 प्लस एन ए
इज लेस देन, इससे छोटा कौन होगा, एन ए होगा नहीं होगा, और ए मेरा क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत मुझे बताओ भाई, इसमें 1 जुड़ा हुआ था, बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं कि मुझे 1/n लाना है, इसको रिवर्स करो जरा, बताओ क्या आएगा, तो 1/na हो जाएगा, बात समझो, और ये लेस देन हो जाएगा, इस बार ये ग्रेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/+ na हो जाएगा, कोई दिक्कत मुझे बताओ, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, क्या दिक्कत कोई, अगर इसमें मॉड ले लेता हूँ कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, सो इम्प्लाइज दैट। अब मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये हो गया 1/1+na, 1/1+na माइनस 0 और लेस देन, और इसको ले लो कुछ, इसको ले लो 1/a इंटू 1/n, लेट कर लो कि yn हमारे पास क्या है, 1/n है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो yn क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव होगा, अरे बोलो बेटा, पॉजिटिव होगा, क्लियर नहीं क्लियर, और yn जो होगा वो कन्वर्ज करेगा किसको, 0 की ओर, क्या डेफिनेशन फॉलो हो रही है, yn कन्वर्ज करेगा 0 की ओर, और ये जो c है क्या मेरा c, जो c इक्वल टू हमने ले लिया 1/a, क्या c मेरा पॉजिटिव है या नहीं है, तो इसका मतलब ये फिर कन्वर्ज करेगा x, ये यहाँ x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0, इसका मतलब ये हुआ कि 1/1+na कन्वर्ज करेगा किसको, 0 को। इसका एक यूज भी मैंने आपको बता दिया, कम समझ में आया क्या, आगे ना, कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक, रीजन जो होता ना, क्यों ऐसा किया मैंने, विदाउट रीजन ये सही नहीं माना जाएगा, बात याद रखना, ठीक है भाई, कोई काम करो तो डेफिनेशन अगर कोई फॉलो कर रहे हो तो उसके सारे रीजन भी बताओगे ना, जो डेफिनेशन के थे, कि विदाउट रीजन सही माना जाएगा वो, बोलो, नहीं माना जाएगा ना सही, इसलिए। अच्छा मेरे पास अब एक बात आई है, लेट xn इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड xn कन्वर्स टू x, ये लिमिट L ले लो, क्या ले लो, L, सो इम्प्लाइज दैट L ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अगर मान लो कोई पॉजिटिव सीक्वेंस है और वो किसी लिमिट पे कन्वर्स कर रही है, कोई L है जिस पर वो क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, पॉजिटिव सीक्वेंस है और कोई L पे क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, तो ये थ्योरम, ये नोट पॉइंट ये कहता है कि वो L भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो शो करो इसको। अगला है कि xn ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस है, एंड xn कन्वर्स टू x, सो इम्प्लाइज दैट रूट xn कन्वर्स टू रूट x, ये प्रूव कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हैं सर इस पे, है ना, ऐसे लगाया जा सकता है दिमाग, क्या लगता है तुम्हें, प्रूव कर सकते हो ना, ये भी होमवर्क है, कर करके लाना, कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला नोट पॉइंट लिखो, इस पे क्या करेंगे, xn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू yn फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n, फॉर ऑल n ग्रेटर n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना, बात समझे, हर एक टर्म xn का हर एक टर्म yn के हर एक टर्म से क्या है, बड़ा है, एंड आल्सो xn कन्वर्स टू x एंड yn कन्वर्स टू y, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर ये ऐसे सब कुछ है तो बोल रहा है कि जो x, जो xn की लिमिट होगी x, ठीक है, और जो y की लिमिट होगी y, तो xn की लिमिट x से यानी y से क्या होगी, ये तो बड़ी होगी, तो क्या होगी, बराबर, इसको प्रूव करना है, ये सारे तुम्हारे होमवर्क हैं और सब तुम्हें प्रूव करके लाना है, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है करो इसको, वैसे आसान है, प्रूव कर सकते हो, मैं कल इनके प्रूफ की चर्चा करूंगा, लेकिन अभी तुम करके लाओ, ठीक है ना, ठीक है बेटा, बाकी कल देखा जाएगा कि आज और पढ़ा दी बस ना।